Hi all, welcome back. So today we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 8, which is about invoices, debit note and credit note, and about e-way bill. So before starting with the new chapter, we will revisit the GST flowchart that we have already learned. तो GST flowchart में फ्रेंड्स हमने क्या सीखा था कि अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे कि जो उसने ट्रांजैक्शन किया है वो टैक्सेबल है या नहीं है. तो टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने कहां सीखा? सप्लाई अंडर जीएसटी में. फ्रेंड्स, सप्लाई अंडर जीएसटी में जो 5 कंडीशंस थी वो थी: सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंड इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई. अब इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई वो हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी में कि सप्लाई टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है. सभी सप्लाईज टैक्सेबल होते हैं, लेकिन जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू आए हैं वो कैसे होंगे? एग्जेम्प्ट. जो नेगेटिव लिस्ट में दिए होंगे वो कैसे होंगे? नॉट टैक्सेबल. जो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी है वो कैसे होंगे? नॉट टैक्सेबल. उसके अलावा के सभी कैसे होंगे? टैक्सेबल. ठीक है, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी हमारा चैप्टर पढ़ना बाकी है. अभी हमने क्या पढ़ा? सप्लाई अंडर जीएसटी, और उसमें एक कंडीशन कौन सी थी? सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. और टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड. मतलब अगर पर्सन का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, बट ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उसको रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? मैंडेटरी है. और इसीलिए अगर वो भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो भी वो कैसा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, इफ दैट ट्रांजैक्शन सेटिस्फाइज all the 5 conditions of supply. ठीक है, तो ये जो चार्ट है उसमें आप एक छोटा सा चेंज करेंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन क्योंकि अब आप सप्लाई समझते हैं तो आप यहां पे इस चार्ट में ऐड करेंगे इज अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. If a person is registered और liable to be registered, तो नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, और वो हमने समझा सप्लाई अंडर जीएसटी में. फिर अगर हमको लगता है कि ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है तो उसका जो टैक्स है ट्रांजैक्शन का वो गवर्नमेंट को कब पे करना है, तो उसके लिए हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई. किस वैल्यू पे टैक्स पे करना है उसके लिए हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो टैक्स हमको जो गवर्नमेंट को पे करना है वो कैसे करना है. तो ऑब्वियसली रिटर्न्स पहले भरते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं हम? फिर पेमेंट ऑफ टैक्स. लेकिन रिटर्न्स आप तब फाइल करोगे जब आप क्या रेस करोगे? इनवॉइस रेस करोगे तो ही क्या किया होगा? आपने बिजनेस किया होगा. बिजनेस किया होगा तो ही क्या होगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप इनवॉइस रेस करोगे या डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेस करोगे, ठीक है, या ईवे बिल रेस करोगे. ईवे बिल क्या होता है ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, बट जस्ट अभी के लिए सबसे पहले क्या रेस करोगे? आप इनवॉइस रेस करोगे या डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेस करोगे तो ही क्या किया होगा आपने? बिजनेस. और इनवॉइस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स की तो डिटेल्स होती है जो हम कहां डालते हैं? रिटर्न्स में. और रिटर्न फाइल करने के बाद हम क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8. पेमेंट ऑफ टैक्स is your chapter number 9 and returns is your chapter number 10. So today we'll be starting with chapter number 8. So let us start with section number 31, that is about tax invoice. So particulars of tax invoice. जो आप invoice issue करते हो, जो आप बिल इशू करोगे अपने कस्टमर को, उस बिल में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टैक्स इनवॉइस है ना, ये तभी इश्यू होता है जब आप एक टैक्सेबल ट्रांजैक्शन करते हो. ठीक है, जब आप कोई ट्रांजैक्शन ऐसा करते हो जिस पे टैक्स नहीं लगता है तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा. लेकिन क्या इशू होगा उसकी जगह, वो हम इस चैप्टर में आगे
देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस के टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सो इट शुड हैव नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर। जो सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स का क्या होना चाहिए? नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर। सीरियल नंबर, इनवॉइस का क्या होता है? एक सीरियल नंबर होता है। सपोज इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3, इस तरीके से क्या होना चाहिए? एक सीरियल नंबर होना चाहिए। डेट ऑफ इशू, इनवॉइस कब इशू हुआ है वो मेंशन होना चाहिए। इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, यानी जिसको आपने गुड्स सप्लाई किए हैं अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका भी नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर उसमें होना चाहिए और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 50,000 और मोर, जिनको आपने गुड्स सप्लाई किए वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड। अगर सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस है कि उसके पास जीएसटी नंबर तो नहीं होगा, तो भले ही जीएसटी नंबर नहीं है और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट इज मोर देन 50,000, मतलब 50,000 और मोर, तो क्या क्या आप लेंगे? कौन सी डिटेल्स लेंगे? नेम, एड्रेस, स्टेट कोड, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अगर लेस देन 50,000 है तो, और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट में स्टिल रिक्वेस्ट फॉर द अबव डिटेल्स। मतलब जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बिल में ये सभी डिटेल्स डालो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो अगर 50,000 से नीचे का इनवॉइस वैल्यू है तो जरूरी नहीं है सामने वाले का नाम, एड्रेस या कोई भी डिटेल्स डालना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? रजिस्टर्ड है सामने वाला तो उसका नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर या फिर यूआईएन नंबर विच एवर इज एप्लीकेबल वो आप इनवॉइस में डाल सकते हो। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में अगर इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उसका नाम, एड्रेस, स्टेट कोड लेना मैंडेटरी है। 50,000 से कम है तो वॉलंटरी है, आप चाहो तो नाम, एड्रेस, स्टेट कोड डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो आपको ऑप्शन है। फाइन। और क्या होना चाहिए इनवॉइस में? HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज। अभी HSN कोड क्या होता है? HSN इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। फ्रेंड्स, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के अंदर दिए गए हैं सबको एक कोड अलॉट किया गया है। ठीक है, जैसे आप सप्लायर हैं और आपका एक जीएसटिन है तो जीएसटिन इज योर कोड। उस कोड के जरिए, जीएसटी नंबर के जरिए जीएसटी डिपार्टमेंट आपको आइडेंटिफाई करता है। जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए वो क्या है? जीएसटी नंबर आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। इसी तरीके से हर गुड्स और सर्विस को क्या इशू किया गया है? एक कोड इशू किया गया है, उसको हम कहते हैं HSN कोड। तो जब आप गुड्स सप्लाई करते हैं या सर्विसेज सप्लाई करते हैं उस केस में इनवॉइस में उस गुड्स या सर्विसेज का HSN कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कुछ केसेस में एग्जेम्प्टेड भी है कि HSN कोड कहां कहां पे नहीं लिखना है, वो हम देख लेते हैं पहले। सो नंबर ऑफ HSN डिजिट्स रिक्वायर्ड ऑन द टैक्स इनवॉइस एंड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN। क्या बोला है कि HSN डिजिट, जो HSN कोड होता है दैट इज यूजुअली ऑफ 8 डिजिट्स। इनवॉइस में कितने डिजिट्स डालना मैंडेटरी है दैट इज बेस्ड ऑन टर्नओवर ऑफ द पर्सन। तो सपोज आप सप्लायर हैं और आपका टर्नओवर है लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़। कितना टर्नओवर आपका? लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़। तो HSN कोड जो डालना है दैट इज निल। नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड इज निल, मतलब आपको आपके इनवॉइस में HSN कोड डालना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है, ठीक है, क्या बोला है? 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से 5 या 5 करोड़ से कम, उस केस में HSN कोड के 2 डिजिट लिखने हैं इनवॉइस में। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो HSN कोड के 4 डिजिट्स आपको आपके इनवॉइस में लिखने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? फाइन। तो इनवॉइस में HSN कोड मेंशन करना मैंडेटरी है, बट बेस्ड ऑन द टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो HSN कोड आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपने क्या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करोगे, ठीक है। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट्स और यूनिक क्वांटिटी कोड देयर ऑफ, मतलब आपने जो गुड्स सप्लाई किए हैं उसका क्वांटिटी और उसका यूनिट, मान लीजिए पीसेस है तो आप क्या लिखोगे 10 पीसेस, 10 इंडिकेट्स क्वांटिटी, पीसीएस इंडिकेट यूनिट्स। मान लीजिए 50 केजीज तो 50 इंडिकेट्स क्वांटिटी, केजीज मतलब यूनिट्स। इस तरीके से आपको आपके इनवॉइस में मेंशन करना होगा। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है ये मेंशन करोगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अब फ्रेंड्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बोला है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब मान लीजिए आपने दो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं ए और बी। ए कैसा प्रोडक्ट है, ए एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, बी कैसा प्रोडक्ट है, एग्जेम्प्ट। तो इनवॉइस में टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट जो वैल्यू लिखोगे दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई के अलावा आपको क्या मेंशन करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और अबेटमेंट। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई तो लिखेंगे ही, उसके अलावा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग से लिखेंगे। क्यों अलग से लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग से लिखेंगे क्योंकि इसी वैल्यू पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद का वैल्यू लिखेंगे जिसपे आप क्या लगा पाएंगे, जीएसटी। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस डिस्काउंट नेट वैल्यू, उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ये हमने कहां सीखा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सीखा, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ टैक्स। फिर कौन सा टैक्स लगता है, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, यूटी, जीएसटी, फाइन। अमाउंट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स चार्ज किया। प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ अ सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट इन केस ऑफ अ सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट मतलब सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, उस केस में पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना मैंडेटरी है। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब मान लीजिए आप गुजरात में हो, आपने कहा गुड सप्लाई की है राजस्थान में, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉलम में इनवॉइस में लिखोगे राजस्थान। मुंबई सप्लाई की है तो पीओएस के कॉलम में इनवॉइस में लिखोगे महाराष्ट्र। उदयपुर सप्लाई की है तो पीओएस के कॉलम में लिखोगे राजस्थान। मध्य प्रदेश में सप्लाई की है तो पीओएस के कॉलम में इनवॉइस में लिखोगे मध्य प्रदेश, ठीक है। क्यों लिखना मैंडेटरी है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने से पता पड़ेगा कि इसमें आईजीएसटी लगेगा, ये गुड्स कहाँ कंज्यूम हुए, राजस्थान में या एमपी में या महाराष्ट्र में, और जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होंगे उस स्टेट की क्या होती है, इनकम। आईजीएसटी लगता है तो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और आधा आईजीएसटी किसको देती है, उस स्टेट को देती है जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है, यस। Address of delivery where the same is different from the place of supply. Address of delivery लिखोगे, ठीक है, when the same is different from place of supply. अब place of supply से address of delivery अलग कब होगा फ्रेंड्स, हमने फ्रेंड्स पढ़ा था एक bill to ship to मॉडल। bill to ship to मॉडल में क्या था, A is supplying to B, ठीक है, ऑन डायरेक्शन ऑफ और ऑन ऑर्डर ऑफ सी। बी ने सी को ऑर्डर किया, सी ने ये ऑर्डर किसको पास ऑन कर दिया, ए को, और ए ने गुड्स किसको सप्लाई कर दिए, बी को। सो वी विल बिल टू सी। बिलिंग एड्रेस किसका होगा, सी का, और शिपिंग एड्रेस किसका होगा, बी का। दिस इज कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल। इसीलिए क्या कहा गया है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी मेंशन करना है वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इज सी का प्लेस, मान लीजिए सी है महाराष्ट्र में, सो दिस इज योर
प्लेस ऑफ सप्लाई, बट योर एड्रेस ऑफ डिलीवरी, आप डिलीवर कहां कर रहे हो, बी को, और मान लीजिए बी है मध्य प्रदेश में, तो बी का एड्रेस भी अंदर मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड डिलीवरी एड्रेस बोथ आर डिफरेंट इन दिस केस। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। बिल्ड टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, महाराष्ट्र, क्योंकि बिलिंग किसको किया, महाराष्ट्र में, किसको किया, सी को, क्योंकि ऑर्डर किसने किया था, सी ने, लेकिन सप्लाई किसको किया, बी को, क्योंकि सी ने कहा था कि डायरेक्टली गुड्स कहां सप्लाई कर दो, बी को दे दो, तो हमने शिपिंग कहां किया, बी को शिप किया गुड्स। ठीक है, तो शिप टू मतलब डिलीवरी के एड्रेस में, डिलीवरी के जो एड्रेस लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, बी का लिखेंगे, वो किसका एड्रेस होगा, मध्य प्रदेश का एड्रेस होगा। ठीक है, वेदर द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये भी मेंशन करेंगे कि फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर, अगर प्रोप्राइटर है तो वो खुद की सिग्नेचर करेगा, या फिर और इज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर कंपनी है तो कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा, कंपनी के डायरेक्टर साइन करेंगे। फाइन फ्रेंड्स, डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट इट इज कंप्यूटराइज्ड सिग्नेचर। ठीक है, इट इज सिग्नेचर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, सो नंबर ऑफ HSN डिजिट्स हम पढ़ चुके। Now we'll learn manner of issuing invoice. So in case of taxable supply of goods, invoice shall be prepared in triplicate. अगर आप taxable supply of goods कर रहे हो, आप ऐसे goods supply कर रहे हो जिन पर टैक्स लगता है, तो invoice should be prepared in triplicate, मतलब 3 कॉपी। ओरिजिनल कॉपी जो फर्स्ट कॉपी होगी वो किसको जाएगी, रेसिपिएंट को, जिसने गुड्स खरीदे हैं। डुप्लीकेट कॉपी किसको जाएगी, ट्रांसपोर्टर को, और जो थर्ड कॉपी होगी दैट विल स्टे विद द सप्लायर। तो 3 कॉपी, एक जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको देंगे, फर्स्ट जो ओरिजिनल कॉपी है वो किसको देंगे, हम रेसिपिएंट को देंगे, और जो थर्ड कॉपी है वो किसके पास रहेगी, सप्लायर के पास रहेगी। अब रेसिपिएंट ओरिजिनल कॉपी का क्या करेगा, वो ITC क्लेम करेगा। हमने पढ़ा था कि ITC क्लेम करने के लिए यू शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट कौन सा है इस केस में, इनवॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो उस केस में इनवॉइस की 2 कॉपी बनेगी, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, क्योंकि इस केस में ट्रांसपोर्टर तो इन्वॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के पास रहेगी और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास रहेगी। फाइन। नोट, ऑल द GST taxpayers are free to design their own tax invoice format. Law requires that only certain fields as mandatory fields in his tax invoice. मतलब जो भी टैक्स पेयर्स हैं दे आर फ्री टू डिजाइन देयर इनवॉइस फॉर्मेट। जो इनवॉइस का फॉर्मेट है आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो। जस्ट इनवॉइस में क्या होने चाहिए, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होने चाहिए जो सेक्शन 31 में मेंशन्ड है, जैसे नेम, एड्रेस, GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स रेट, है ना, ये सारी चीजें इनवॉइस में होनी चाहिए। फाइन। अब हम बढ़ते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस की तरफ। क्या होता है ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस और हमें कब इसकी जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि जिस स्टेट में आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 20 लाख रुपीज एंड यू सरपास्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन 10th Jan 2020। फाइन। तो जिस दिन आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो दैट डे यू बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो कितने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, 30 दिन में। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था ऑन और बिफोर अप्रोक्सीमेटली 10th Feb 2020 से पहले आपको अप्लाई कर देना था, और आपने अप्लाई किया 18th Jan को। ठीक है, आपने अप्लाई किया
18th Jan को रजिस्ट्रेशन के लिए, सो इफ यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days of becoming liable to register, then the effective date of registration is the date on which you become liable to register. ऐसा हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। तो इस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा होगा? 10th Jan। भले ही आपने अप्लाई 18 को किया लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल कर दिया, तो योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी 10th Jan। अब आपने अप्लाई 18 को किया तो आपका जीएसटी नंबर आने में कुछ दिन लगेंगे। तो मान लीजिए आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आया 1 Feb 2020 को। 1 Feb 2020 को आपके पास क्या आया? आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपका जीएसटी नंबर लिखा हुआ था। अब आपको पता है कि वंस यू बिकम लायबल टू रजिस्टर, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप सप्लाई करते हो उस पे जीएसटी कलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो 10th Jan से 1 Feb के बीच में आपने जितने भी इनवॉइसेस इशू किए थे, ठीक है, उनमें आपने जीएसटी कलेक्ट किया है अगर अपने रेसिपिएंट से, ठीक है, करना क्या है? मैंडेटरी है। तो अगर आपने अपने रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट किया है तो आपके रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन इनवॉइस के अंदर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का जीएसटी नंबर मेंशन होना मैंडेटरी है। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 31 में कि जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर और जो रेसिपिएंट है उसका जीएसटी नंबर, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों का जीएसटी नंबर इनवॉइस में होना मैंडेटरी है। और ये जो टैक्स इनवॉइस है आपने जो 10 Jan से 1 Feb के बीच में जो भी इशू किए होंगे उसमें आपका जीएसटी नंबर नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया? 1 Feb को। तो आपको जीएसटी नंबर कब मिला? 1 Feb को। तो 10 Jan से लेके 1 Feb के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू हुए उसमें आपने टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन आपके रेसिपिएंट को उस टैक्स की क्रेडिट कैसे मिलेगी? उसमें तो आपने आपका जीएसटी नंबर मेंशन ही नहीं किया है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 10th Jan मतलब योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 10th Feb द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, इन दोनों डेट्स के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू हुए हैं उन सभी इनवॉइसेस को रिवाइज किया जाए, उसमें सप्लायर का जीएसटी नंबर डाला जाए और वो इशू और वो इनवॉइस रेसिपिएंट को इशू किया जाए, ताकि जो रेसिपिएंट है उनको क्या मिल सके? टैक्स क्रेडिट मिल सके। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? यू बिकेम लायबल टू रजिस्टर ऑन 10th Jan, यू अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 18th Jan, ठीक है। सो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10th Jan बिकॉज यू अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days, ठीक है। अब यू रिसीव्ड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 1 Feb, क्योंकि आप अप्लाई करोगे उसके बाद ही तो सर्टिफिकेट आएगा। तो आपने 18 को अप्लाई किया, 18 जनवरी को। सर्टिफिकेट कब आया? 1 Feb को। तो 1 Feb को सर्टिफिकेट आया, 1 Feb को जीएसटी नंबर आया। लेकिन टैक्स कलेक्ट करना तो आपने कब से चालू कर दिया था? टैक्स कलेक्ट करना तो आपने 10th Jan से चालू कर दिया था, क्योंकि बिकॉज दिस इज द डेट व्हेन यू बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो 10th Jan से लेके 1 Feb के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू हुए हैं, इन सभी इनवॉइसेस को आपको रिवाइज करना है और अपने रेसिपिएंट को देना है, ताकि आपका जो रेसिपिएंट है वो क्या ले सके? जीएसटी क्रेडिट ले सके, क्योंकि उसने आपको क्या पे किया है? टैक्स पे किया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? समझ आ रहा है? एक बार रीड कर लेते हैं इसको। Revised tax invoice. This provision is necessary as a person who becomes liable for registration has to apply for registration within 30 days of becoming liable for registration. ठीक है? When such an application is made within the stipulated period, मतलब within 30 days, and the registration is granted, then the effective date of registration is the date on which the person becomes liable to registration. ये हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे केस में क्या था? 10th of Jan. Thus
there would be a time lag between the date of grant of registration certificate, registration certificate कब आया था 1st Feb को, and the effective date of registration, effective date of registration क्या थी 10th Jan, इन दोनों के बीच में क्या था टाइम लैग, टाइमिंग डिफरेंस था, गैप था टाइम का, ठीक है। फॉर द सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, मतलब 10 तारीख से लेके 10 जनवरी से लेके 1 फेब तक आपने जितने भी सप्लाईज किए होंगे उसके लिए लॉ एनेबल्स द इशुएंस ऑफ रिवाइज्ड इनवॉइस। लॉ क्या बोलता है, इनवॉइस जो आपने इशू की थी उसको रिवाइज करो, आपके पास जो जीएसटी नंबर आया है उसको इनवॉइस में डालो, एंड सो दैट द आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन सच सप्लाईज। जो आईटीसी है वो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ले सके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। एग्जांपल देखते हैं। सारा भाई प्राइवेट लिमिटेड commenced the business of supply of goods on 1st April in Delhi। 1st April को उन्होंने गुड सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट किया। इट्स टर्नओवर एक्सीडेड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन 3rd September। 3rd September को उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया। Thus it became liable for registration on 3rd September। 3rd September को वो क्या हो गए, liable for registration। It applied for registration on 29th September। 29 सितंबर को उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, and was granted certificate on 5th October। So he applied for registration within 30 days। तो effective date of registration क्या होगा 3rd September, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया 5th October को, तो जीएसटी नंबर कब आया 5th October को। तो 3rd September और 5th October के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू हुए उनको क्या कर सकते हो आप, रिवाइज कर सकते हो। Since it applied for registration within 30 days of becoming liable to register, registration granted is effective from 3rd September। सारा भाई प्राइवेट लिमिटेड में इशू revised tax invoices in respect of taxable supplies effected between 3rd September and 5th October। ठीक है, 3rd September और 5th October के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू किए उनको क्या कर सकते हैं अपन, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो रेसिपिएंट है उसको क्या मिलेगी, उससे क्रेडिट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फाइन। सो ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट यहीं तक था। इसके बाद कुछ अलग है। ठीक है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस in respect of taxable supplies made to an unregistered recipient during such period। Suppose you have made supply to Mr. A, और Mr. A के लिए you have made 5 invoices, 10,000, 15,000, 25,000। ठीक है, इस तरीके से आपने 5 इनवॉइस बनाई है। तो लॉ आपको ये ऑप्शन देता है कि इन केस ऑफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यू कैन मेक अ कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस for all the supplies made during a period। Suppose जनवरी में 3 इनवॉइसेस थी, 10,000, 15,000, 25,000, तो you have an option to make a consolidated invoice, that is invoice of 25,000 plus 25,000 which comes to 50,000 rupees। ठीक है, ये ऑप्शन आपको किस केस में दिया गया है, सप्लाईज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000, तो उस केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड। जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई करते हो और उस सप्लाई का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट इशू अ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो क्या कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन के केस में इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड के केस में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो क्या कर सकते हैं? अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है, उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वी कैन नॉट इशू अ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस इफ value of goods, service or both supplied is less than 200, recipient is unregistered and recipient does not require such invoice। क्या बोला है? A registered person is not required to issue tax invoice
टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। किस केस में? व्हेन वैल्यू ऑफ सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज लेस देन 200, जो आप सप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यू लेस देन 200 है, प्लस रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है एंड उसको इनवॉइस की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट आस्किंग यू फॉर द इनवॉइस। ये रिटेल स्टोर के केस में हो सकता है। रिटेल स्टोर के केस में मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट्स लेने गए, आप क्या हो, फाइनल कंज्यूमर, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप उसके पास से बिल भी नहीं लेते हो, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स ले आते हो। तो मान लीजिए आपने 2 बिस्किट के पैकेट लिए, एक दूध की थैली ले ली, फाइन, और आ गए। तो वो क्या, ऐसे जितने भी अनरजिस्टर्ड कस्टमर आएंगे जिनका वैल्यू 50, 100, 150 रुपए के बिल बनेंगे, उनके क्या सबके लिए अलग अलग टैक्स इनवॉइस इशू करता रहेगा? नहीं। तो लॉ ये कहता है कि व्हेन यू आर मेकिंग सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 एंड यू आर मेकिंग this supply to an unregistered person who is not asking for an invoice, in that case such registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies। मतलब सुबह से शाम तक रिटेलर ने जितने भी गुड्स बेचे, ठीक है, 50, 100, 200, 50, 100, 200, 200 के अंदर वाले जितने भी गुड्स बेचे, उस केस में क्या बोला है, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है 200 से नीचे है तो। और आप पूरे दिन में जितना भी सप्लाई किया जिनकी वैल्यू 200 से नीचे थी, मान लीजिए उसका टोटल हुआ 15,000 रुपए, तो उस 15,000 का क्या कर सकते हो आप, एक कॉन्सोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो, क्योंकि सामने वाला रेसिपिएंट तो कौन है, अनरजिस्टर्ड है, जिसको क्रेडिट वैसे भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। अब ये जो 200 रुपए से कम वाला जो ऑप्शन है वो किन रजिस्टर्ड सप्लायर्स के लिए नहीं है? अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ cinematographic films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket even if the value of such ticket is less than 200. The said ticket is deemed to be a tax invoice। मतलब अगर आप मूवी देखने जाते हो तो सेलर ऑफ टिकट, मतलब जो सिनेमा हॉल है, जो मल्टीप्लेक्स है, तो मल्टीप्लेक्स को क्या करना रहेगा, आपको अगर टिकट का प्राइस 200 से कम है तो भी उसको इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही क्या मान लिया जाएगा, टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। मतलब दैट टिकट शुड मेंशन बेसिक अमाउंट प्लस टैक्सेस एंड टोटल अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। सो लेट अस हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। Jain and Sons is a trader dealing in stationery items. It is registered under GST and has undertaken following sales during the day। फाइन, ये उसका आज के दिन के क्या है, सेल्स है, किसके, जय एंड सन्स के, जो क्या है, एक ट्रेडर, किस चीज का, स्टेशनरी आइटम्स का। रेसिपिएंट्स ऑफ सप्लाई, उसने किस किस को सप्लाई किया है, ही हैज सप्लाई टू राघव ट्रेडर्स और रजिस्टर्ड रिटेल डीलर। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई किया है, कितने का, 190 का। तो रजिस्टर्ड सप्लाई रेसिपिएंट को सप्लाई करो तो क्या कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 200 से कम है तो भी। ध्रुव को सप्लाई किया, वो जो कौन है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर, इस केस में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 200 से कम हो तो, ये कितना है, 358, तो कैसा इनवॉइस इशू होगा, सेपरेट इनवॉइस इशू होगा, फाइन। तो इस केस में भी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हो सकता। थर्ड केस, गौरव अ पेंटर हु इज व्हाट, अनरजिस्टर्ड, उसको सप्लाई किया 500 का, इस केस में भी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हो सकता बिकॉज इट इज मोर देन 200। ओबेरॉय, ये कैसा है, अनरजिस्टर्ड, इसको 200 से कम किया, इस केस में इनवॉइस हो सकता है इशू। आराध्या हु इज अ स्टूडेंट, उसको 200 से कम का सप्लाई किया और वो कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो इस केस में भी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू हो सकता है। ठीक है, नन ऑफ द रेसिपिएंट्स रिक्वायर अ टैक्स इनवॉइस, ऐसा कहा है कि इनमें से किसी को भी टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। राघव ट्रेडर्स बीइंग अ कंपोजिशन डीलर, उसको भी टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। Determine in respect of which of the above supplies Jain and Sons may issue a consolidated tax invoice instead of tax invoice at the end of the day। ठीक है, इनमें से किस किस केस में consolidated tax invoice issue हो सकता है at the end of the day, और किस केस में separate invoice issue करना mandatory है।
In the given illustration, Jane and Sons can issue a consolidated tax invoice only with respect to the supplies made to Oberoi Orphanage and Aradhya, मतलब 4th और 5th केस में, as the value supplied to these recipients is less than 200, as also these recipients are unregistered and don't require a tax invoice. ठीक है, ये कैसे unregistered recipients है, इनको tax invoice नहीं चाहिए, प्लस value of supply कैसा है, less than 200. As regards the supply made to Raghav Traders, value of goods is less than 200, but Raghav Traders is registered, so consolidated tax invoice cannot be issued. राघव के केस में क्या है, he is registered, तो इस केस में consolidated tax invoice possible नहीं है. Consolidated invoice can also not be issued for supplies of goods made to Dhruv Enterprises and Gaurav, although both of them are unregistered. The reason for the same is that value of goods supplied is not less than 200. वो लोग unregistered है, लेकिन इनके केसेस में यानी कि सेकेंड और थर्ड केसेस में क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 200. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन. तो आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.